तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि HDFS आर्किटेक्चर क्या है। हम लोग ऑलरेडी Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की कमांड लाइन देख चुके हैं, बट टू बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि एक डेटा नोड जो है वो इन इटसेल्फ सिर्फ कुछ ब्लॉक्स को अपने पास रखती है और उस ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन उस डेटा नोड के पास होती है, और जो Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है वो अक्रॉस हमारे क्लस्टर चलता है। इसी वजह से वो एक फाइल को तोड़ के ब्लॉक्स में मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर कर सकता है। तो HDFS आर्किटेक्चर इस सिचुएशन में काम कैसे करता है? तो अगर हम लोग फिजिकल डेटा स्टोरेज देखें तो वो तो इंडिविजुअल डेटा नोड्स के ऊपर होगी, जैसा कि हम पीछे देख के आ चुके हुए हैं। लेकिन Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को बेसिकली इन सारी डेटा नोड्स के ऊपर कौन सी डेटा नोड के ऊपर क्या डेटा पड़ा है, इनको मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड नोड की जरूरत होती है, जिसको हम लोग नेम नोड कहते हैं। ये नेम नोड जो है, इसके पास इन चीज़ों का डेटा होता है कि इसने कौन सा ब्लॉक कौन से नोड के ऊपर रखा है। उस बेसिकली जो हम लोग जब फाइल सिस्टम को स्टडी कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि एक फाइल्स का मेटा डेटा होता है। तो बेसिकली जो फाइल्स का मेटा डेटा है वो इस नेम नोड के पास मौजूद है। तो जब भी हम लोग कोई डेटा इंसर्ट करेंगे अपने Hadoop इकोसिस्टम में और उसको HDFS के ऊपर राइट करवाना चाहेंगे, तो वो डेटा नोड इंसर्शन से पहले नेम नोड के पास जाएगा और नेम नोड उसको असाइन करेगा एक डेटा नोड, जिसके ऊपर जाके इवेंचुअली वो डेटा ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग कोई डेटा रीड करेंगे तो उसमें भी हमारी क्वेरी पहले नेम नोड के पास जाएगी और उस नेम नोड को पता होगा कि ये जो डेटा हम क्वेरी करना चाह रहे हैं ये किन फिजिकल डेटा नोड्स के ऊपर एक्चुअली रिजाइड करता है, और हेंस हमारी क्वेरी पे डिस्ट्रीब्यूट होके उन मुख्तलिफ डेटा नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस डेटा नोड, इस नेम नोड को मास्टर नोड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ एक मास्टर डेटा अपने पास स्टोर करता है, जिससे हम लोग बेसिकली अपने क्लस्टर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस रन कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारी डेटा नोड्स हैं उनको डेटा नोड्स की जगह स्लेव नोड भी एट टाइम्स कहा जाता है। तो ये जो ओल्ड स्कूल मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, अगर उसकी टर्मिनोलॉजी को हम लोग अप्लाई करें ऑन आवर बिग डेटा क्लस्टर, तो जो हमारा नेम नोड है वो मास्टर नोड कहलाता है और जो हमारी डेटा नोड्स हैं वो अल्टीमेटली स्लेव नोड्स कहलाती है। तो मास्टर नोड जो है या नेम नोड जो है, उसके पास एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है? जो हमने मेटा डेटा देखा, जो फाइल्स और फोल्डर्स का मेटा डेटा है, वो इंफॉर्मेशन तो नेम नोड अपने पास हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर कर लेता है, लेकिन जो ब्लॉक्स की लोकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन ये इन मेमोरी रखता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये बिग डेटा इकोसिस्टम एक बहुत फास्ट इवॉल्विंग और बहुत बड़े डेटा सेट को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग अपने पास हार्ड ड्राइव्स के ऊपर मास्टर नोड के अंदर ब्लॉक्स की लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी रखें, तो वो एक हमारा जो नेम नोड है वो एक बॉटलनेक बन जाएगा सारे प्रोसेस का। ये जो ब्लॉक्स की अपनी इंडिविजुअल लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन है, वो इंडिविजुअल डेटा नोड्स के ऊपर स्टोर है, जैसा कि हम लोग अपनी कमांड लाइन इंटरफेस में देख चुके हैं। जो ब्लॉक्स की लोकेशन का डेटा है वो डेटा नोड्स के पास लोकली स्टोर होता है और वो नेम नोड के साथ ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। नेम नोड इस इंफॉर्मेशन को अपने पास मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ऐसे जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको प्रोसेस करना काफ़ी क्विक होता है और रिस्पॉन्स भी हेंस नेम नोड काफ़ी क्विकली दे पाता है। अगर हम लोग हाई अवेलेबिलिटी के एस्पेक्ट से नेम नोड को देखें तो हम लोगों ने देखा कि HDFS तो ब्लॉक्स की रेप्लिकेशन से फेलियर को मैनेज कर लेता है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नेम नोड है और अगर नेम नोड फेल हो जाता है तो हमारे पास बेसिकली कोई तरीका नहीं बचता अपने डेटा नोड से डेटा रिट्रीव करने का। हमारे पास बेसिकली एक मास्टर इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, ये इसकी विजिबिलिटी कम्प्लीटली लूज हो जाती है। तो नेम नोड के फेलियर को मैनेज करने के लिए यूजुअली क्या किया जाता है कि एक स्टैंड बाय नोड बना ली जाती है, और उसमें होता क्या है कि जो आपकी मास्टर नोड, जो नेम नोड प्राइमरी नेम नोड होती है,
वो अपना डेटा जो है वो उसका डेटा जो है वो पीरियोडिकली रेप्लिकेट होता रहता है स्टैंड बाय नोड के ऊपर, और इन केस ऑफ अ फेलियर ऑफ हमारी जो प्राइमरी नेम नोड है तो हमारी सेकेंडरी नेम नोड ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेती है, और हेंस इस तरह हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो विदाउट डिस्ट्रप्शन चलते रहते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड फिर वो जो नेम नोड टेक ओवर कर लेती है, जो स्टैंड बाय नेम नोड है, तो सारा डेटा गोइंग फॉरवर्ड उसके ऊपर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज के ऊपर मैं आपको क्विकली दिखाना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो अपना क्लस्टर लॉन्च किया हुआ है, अगर मैं अपनी विंडोज़ पावर शेल में जाऊँ और यहाँ पर अगर मैं डॉकर कंटेनर ls की कमांड रन करूँ तो मेरे पास जितने भी कंटेनर्स रन हो रहे हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेम नोड है वो पोर्ट्स 9870 के ऊपर हम लोगों को TCP ट्रैफिक दे रहा है। तो इस नेम नोड की इस पोर्ट को अगर हम लोग हिट करें तो देखते हैं कि हम लोगों के पास क्या आता है। तो अगर मैं लोकल होस्ट विद 9870 टाइप करके हिट करूं तो मेरे पास ये एक हडूप नेम नोड का या हडूप का एक इंटरफेस खुल जाता है, ब्राउजर बेस्ड इंटरफेस, जिसमें से मुझे काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन और काफ़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन है, जैसा कि मेरे पास कितने नेम नोड्स हैं, उनमें से कितने नेम नोड्स हेल्थी हैं, मेरे पास कितनी स्टोरेज स्पेस है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये एक ओवरव्यू है हमारे हडूप क्लस्टर का, और ये हमारे उसके डेटा नोड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली इस केस में हमारे पास सिर्फ एक डेटा नोड है तो ये इस एक डेटा नोड की इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा नोड्स होंगे तो उसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल डेटा नोड्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें जो स्पेसिफिकली दिखाना चाहता हूँ इस इंटरफेस में, वो ये है कि अगर आप यूटिलिटीज़ के मेन्यू पे क्लिक करें तो यू कैन एक्चुअली गो टू योर HDFS फाइल सिस्टम। यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हैं, आप क्लिक करके मुख्तलिफ फोल्डर्स में जा सकते हैं, आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटा अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो सब कुछ जो कमांड लाइन इंटरफेस से होता है वो यहाँ से भी किया जा सकता है, आप परमिशन सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ वो कॉन्फ़िगरेशंस का है। जब हम लोग हडूप क्लस्टर को सेटअप करते हैं तो हम बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज करते हैं। इनफैक्ट सेटिंग अप हडूप क्लस्टर उसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं और उनकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग अपने क्लस्टर्स को और अपने हडूप इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँ तो ये एक XML फाइल खोल देता है। ये ऑब्वियसली बहुत लंबी फाइल है और इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं कंट्रोल F करके dfs.replication की रेप्लिकेशन को सर्च करूं तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसमें हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का रेप्लिकेशन वैल्यू जो है वो 3 है। अब ये बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो कि अगर हमने कोई रेप्लिकेशन फैक्टर डिफाइन नहीं किया हुआ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 हो जाता है, और ये एग्जैक्टली वही रेप्लिकेशन फैक्टर है जो कि हम लोग पीछे स्टडी करके आ रहे हैं कि जब हम लोग कोई फाइल राइट करते हैं तो उसको ब्लॉक्स में तोड़ा जाता है और इंडिविजुअल ब्लॉक का साइज जो है अराउंड 128 मेगाबाइट्स होता है और उसको एक जगह पे स्टोर किया जाता है और दो जगह पे रेप्लिकेट कर दिया जाता है। तो हेंस हमारे पास हर ब्लॉक का रेप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 3 है, जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है। इस वीडियो के एंड पे हम लोग हडूप क्लस्टर के कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट देखते हैं। हडूप क्लस्टर जो है वो ओवर टाइम उसमें बेसिकली हम लोग एक नोड से स्टार्ट करते हैं, देन वी लुक एट के एक रैक क्या होता है, एंड देन इट इवॉल्व्स इनटू अ क्लस्टर एंड क्लस्टर इवॉल्व्स इनटू अ डेटा सेंटर। तो जो एट नोड लेवल हम लोग बेसिकली एक सर्वर की बात कर रहे हैं। उस सर्वर के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम हो सकती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्ड ड्राइव हो सकती है, उसके अंदर प्रोसेसर्स हो सकते हैं, उन प्रोसेसर की कोर्स हैं। तो एट अ नोड लेवल हम लोग एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल सर्वर की बात कर रहे हैं, अगेन कमोडिटी हार्डवेयर। रैक के अंदर मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए होते हैं और उनके अंदर कोई नेटवर्किंग हुई हुई होती है जो कि उन सर्वर्स के दरमियान कम्युनिकेशन को एनेबल करती है। ये नेटवर्किंग हाई स्पीड भी हो सकती है, इट कुड बी अ वेरी फास्ट नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इट कुड बी अ स्लो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल एप्लीकेशन। हम लोग जब क्लस्टर पे मूव करते हैं तो फिर मल्टीपल रैक्स की बात आ जाती है, और फिर अगेन ये मल्टीपल रैक्स आपस में एक दूसरे इनके दरमियान में इन रैक्स की कम्युनिकेशन जो होती है आपस में एक दूसरे से, उसके लिए एक येट अनदर लेवल ऑफ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है।
ताकि एक रैक के अपने अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है और फिर वो रैक दूसरे रैक से जब कम्युनिकेट करना शुरू करता है तो फिर हम लोग अपना क्लस्टर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और जब ये बहुत सारे क्लस्टर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो येट अनदर टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क होता है जो कि फिर हम लोगों को चीज़ों को डेटा सेंटर की तरफ ले जाता है। तो इस स्टेज के ऊपर इस चीज़ को मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम लोग जब हडूप क्लस्टर के सेटअप की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी भी होती हैं जो कि हम लोगों को चीज़ों को एट रैक लेवल या एट क्लस्टर लेवल या एट डेटा सेंटर लेवल मैनेज करने में हेल्प करती है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है कि हम लोग अपने जो डेटा के ब्लॉक्स हैं उनकी रेप्लिकेशन सेम रैक पे नहीं रखना चाहते। तो उसमें हमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर एक पूरा रैक फेल हो जाता है तो हमारे पास फिर भी वो डेटा के जो ब्लॉक्स हैं वो किसी और रैक से प्रोविजन हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ये भी होती है कि विद इन अ रैक यूजुअली कम्युनिकेशन फास्ट होती है और बिटवीन रैक्स या क्लस्टर लेवल पे या डेटा सेंटर लेवल के ऊपर जो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उतना क्विक नहीं होता। तो जब हम लोग फास्ट डेटा रिट्रीवल की बातें करते हैं या डेटा को क्विकली प्रोसेस करने की बातें करते हैं तो उसको लॉजिकली ऐसे स्टोर किया जाता है कि एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको एट एनी वन टाइम क्वेरी किया जाएगा वो एक ही रैक पे अवेलेबल हो। तो ये कुछ सर्टेन नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं या डेटा सेंटर टोपोलॉजीज हैं जो कि हडूप क्लस्टर के साथ एसोसिएटेड हैं। और जब हम लोग एडवांस आर्किटेक्चरल प्लानिंग की तरफ जाते हैं किसी हडूप क्लस्टर के तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करना शुरू करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग मैप रिड्यूस को देखना शुरू करेंगे।